ओके, इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था, पिछली क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था वैदिक इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर में। इफ यू गाइस रिमेंबर, बिल्कुल टॉपिक वगैरह सारी बात करेंगे हम लोग आज अपना। इट्स 1 अक्टूबर और इंडस सिविलाइजेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना, ठीक है। और आज हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन प्लस मगध महा जनपद, ठीक है। इन टॉपिक्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, अपने सेशन के अंदर में। तो चलिए भाई, आप ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, तो चलिए भाई, भाई यहाँ पर देखो लिखा है 1 अक्टूबर, ठीक है। आज 1 अक्टूबर और चलिए भाई, हाँ बिल्कुल 16 महाजनपद असंतोष, उन सबकी चर्चा होगी और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसमें मगध, उसकी हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट प्रैक्टिस सेशन है, आप लोग बताओ प्रैक्टिस सेशन करने के इच्छुक हैं या छोड़ दूं? जो है ये क्वेश्चंस हैं इंडस के, सिंधु सभ्यता जो मैंने आपको पढ़ाई थी पिछली क्लास में, उससे जुड़े हुए प्रश्न है आपके सामने। आप लोग आंसर करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, 1 का ABCD। अब भाई प्राचीन भारत में आप या मतलब हिस्ट्री का कोई भी पार्ट हो, वैसे प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडस और वैदिक में प्रैक्टिस कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। फटाफट 6-7 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी जल्दी करेंगे, अधिक समय नहीं लगाएंगे। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। सिंधु सभ्यता कैसी है? प्री हिस्टोरिक है, अर्ली हिस्टोरिक है, हिस्टोरिकल है या लेटर है? बताइए। ओके, क्या है इसका जवाब? इसका जवाब है अर्ली, अर्ली हिस्टोरिक एज। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है, अर्ली हिस्टोरिक एज। ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन गलत है यहाँ पे, ये होगा प्रोटो, इसका एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन है वो है प्रोटो, प्रोटो हिस्टोरिक एज, ठीक है। ओके, तो कोई बात नहीं, वैसे एग्जैक्ट ये जो ट्रांसलेशन है जो ये किया गया है, अनुवाद गलत किया गया है, इसका आद्य का प्रोटो होता है, प्रागैतिहासिक इसका प्री या अर्ली होता है, ठीक है। चलिए, तो जिन्होंने बी बोला है उन सबका सही जवाब है, ठीक है, उन सबका करेक्ट है। आप कुछ लोग जवाब भेज रहे हैं सुजीत आईडी पर, ओके, और पीयूष, पीयूष ये किस चीज का लिंक है? ये लिंक है किस चीज का पीयूष, ये तो बताओ पहले। मिस्टर पीयूष, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि ये एफर्ट्स दोबारा से मत करना बच्चे, ठीक है। और अगर आपके इस एंडेवर में किसी टीचर ने सपोर्ट किया तो वो उस टीचर के लिए भी सही नहीं होगा, और ये आप जो कर रहे हैं ये तो सही है ही नहीं, ठीक है बच्चे। ओके, कौन डिमांड कर रहा है? किसी की कोई डिमांड नहीं है। चलिए, मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, कोई भी अगर आप लोग अपने एंड पर कोई भी पर्सनल ग्रुप्स बनाते हैं, चैट ग्रुप्स बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर बताता हुआ चलूं कि अगर किसी को कोई भी नुकसान होता है, कोई भी किसी भी किस्म के लॉसेस होते हैं, then सफलता विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे अपने ऑफिशियल ग्रुप्स है, सफलता के चैनल हैं, सफलता अपने चैनल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो
Please keep in your mind, please don't share your information with anyone whom you don't know, whom you don't trust. ये बात आपके सोशल लाइफ में हर जगह पर एप्लीकेबल होती है। ये बात मैंने क्लियर कट यहाँ बोल दी है। ओके, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, हमें जो भी जानकारियां पास करनी होती हैं हम वहां से पास कर देते हैं इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। ओके, और हमारे चैनल्स ऐसे हैं वहां से कोई किसी का नंबर ले नहीं सकता है, कोई किसी का नंबर वहां से उठा नहीं सकता, बात खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर। जो हड़प्पन कल्चर है उसकी सभ्यता का प्रमुख स्रोत क्या है? अवनी कल हॉलीडे है, कल तो 2 अक्टूबर है। चलो भाई सेकंड का जवाब बताओ। बिल्कुल सही बात है, रॉक एडिक्ट, टेराकोटा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, इसका जवाब होगा डी। दिस इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, डी, ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इट वाज नॉन आर्यन, ये एक गैर आर्य सभ्यता थी, ये एक गैर आर्य सभ्यता थी, ठीक है, बिकॉज इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इट हैज इट्स ऑन स्क्रिप्ट, इट हैज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। नर्मदा वैली ये तो गलत है, हटा दीजिए इसको, ठीक है। एक्चुअली नॉन आर्यन क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लो, अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको आर्यन सिविलाइजेशन, वहां भी बताऊंगा। जो आर्यों की सभ्यता थी स्टूडेंट्स, दैट वाज रूरल। आर्यों की सभ्यता जो थी दैट वाज रूरल, ये ग्रामीण सभ्यता थी बच्चे, ठीक है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ये सभ्यता कैसी थी, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये ग्रामीण थी और ये नगरीय थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर, कौन सा पशु यहाँ पर नहीं पाया जाता है? चलिए बताइए, कौन सा पशु, गाय, हाथी, गैंडा, बाघ, अगर आपको याद हो तो मैंने ब्रेटली की बात की थी, अरे आसान भाषा में समझाया था, ब्रेटली, बफेलो, राइनो, एलिफेंट, टाइगर। तो आप यहाँ पर देख लो राइनो है, एलिफेंट है, टाइगर है, तो भाई काऊ आप नहीं हुआ था, तो काऊ का यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका है, इसका है, इसका है। गोट का भी है, बकरी का भी है, ठीक है। आप हम्प्ड ऑक्स, कुबड़ वाला बैल, बफेलो, ठीक है, बफेलो है, हम्प्ड ऑक्स है, इन सब के निरूपण है, लेकिन गाय, ध्यान रखना गाय का यहाँ पर कोई इमेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलो आप लोग इसका जवाब देंगे। चलिए बताइए बेटा। बेटा जुता हुआ खेत है, प्लग्ड फील्ड है, पढ़ाया था। अगर नोट्स ध्यान से चेक करोगे तो कालीबंगा में लिखा होगा, कालीबंगा से फायर अल्टार्स, और जुता हुआ खेत इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहां पर है स्टूडेंट्स? राजस्थान में है कालीबंगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार बताइए भाई, ग्रेट बात, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ग्रेट बात में। और ग्रेट बात जो है, आप ये कहां से मिला है बच्चों? मोहनजोदारो। मैंने इसकी इमेज वगैरह सब दिखाई थी, आप लोगों को याद है कि भूल गए? इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में, कंप्लीट स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, याद है ना सारा? ओके बिल्कुल, ठीक है आगे चलते हैं। परहैप्स ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए 6 क्वेश्चन थे और हम लोग जरा चलते हैं वैदिक सभ्यता की तरफ। स्क्रीन पर देखिए बच्चों, देखिए अगर हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, ऋग्वैदिक एज या
अर्ली वैदिक एज, इसका इंग्लिश भी यहाँ लिखा होगा, प्री वैदिक एज, ठीक है, और पोस्ट वैदिक एज। 1000 बीसी से 1000 बीसी तक, सॉरी उल्टा हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, 1000 बीसी से 600 बीसी तक था वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, और जो ऋग वैदिक पीरियड है वो 1500 से 1000 बीसी के बीच में था। अच्छा भाई, ये सब तो चीजें ठीक है, अपनी जगह पर है। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है कि आखिर आर्य थे कौन। मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, आर्य कौन थे। तो इसमें हिस्टोरियंस के दो ग्रुप है। एक ग्रुप हिस्टोरियंस का यह कहता है कि आर्यंस जो है वो इंडियंस थे, भारत के ही थे, जो हिमालय का क्षेत्र है वहां के रहने वाले थे। बहुत अच्छे वर्षा, वेरी गुड, ठीक है। और एक ग्रुप यह कहता है कि जो आर्यंस हैं वो कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया के थे, इसमें एक बड़ा नाम है दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और भी कई सारे इतिहासकार हैं, केसी श्रीवास्तव हैं, अमलानंद घोष हैं, सब लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि जरा गाइस एक सेकंड रुकिएगा। ओके, तो चलिए आप आगे चलते हैं हम लोग। आप टेक्निकल टीम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो फैकल्टी चैट को होस्ट बना दीजिए।
ओके, चलिए ठीक है, मैंने बोल दिया है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक्चुअली क्लास के 5 मिनट पहले कुछ ऐसा इशू हो गया कि मुझे लग रहा था कि मैं क्लास ले ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। बट चलिए, कुछ ना होने से तो अच्छा है कुछ हो जाए। हम लोग बात कर रहे थे कि आर्यों की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई, कैसे हुई इनकी ओरिजिन, ठीक है। तो आप लोग जरा ध्यान दे लेंगे कि दयानंद सरस्वती जी कह रहे थे कि आर्यंस जो है वो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वहां के हैं। अभी आप लोग कोई मैसेज मत करना, बिकॉज फैकल्टी चैट अभी एक्टिव नहीं है। जब तक टेक्निकल टीम उसको एक्टिव नहीं कर देता तब तक आप मैसेज मत करिएगा फैकल्टी चैट पर, मैं बता दूंगा आपको कि एक्टिव हो गया है। अच्छा, तो तब तक पढ़ाई करिए। आप सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, मध्य एशिया की बात करते हैं। तो मध्य एशिया की बात उठाने में एक जर्मन स्कॉलर था और इसका नाम था मैक्स म्यूलर। जर्मन स्कॉलर था मैक्स म्यूलर। इसने इस बात को उठाया कि आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया के हैं। अच्छा, इनिशियली इसने कहा कि जो आर्य हैं वो एक जाति के लोग हैं, लेकिन अभी ये थ्योरी मानी नहीं जाती है। लोग ये कहते हैं कि आर्य एक जाति के नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसा ग्रुप था जो एक जैसी भाषाएं बोलते थे, इनकी लैंग्वेजेस एक जैसी थी। तो एट प्रेजेंट जो आर्यंस हैं वो एक भाषाई समूह माना जाता है कि जिनकी अलग अलग भाषाएं थी, ठीक है। वो एक एथनिक ग्रुप नहीं थे बल्कि लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। अच्छा, इसके अलावा एक हमारे यहाँ और एक बड़ी पर्सनालिटी हुए हैं तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक। तिलक साहब का यह कहना था कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव के रहने वाले हैं, आर्कटिक के रहने वाले हैं, नॉर्थ पोल। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? नॉर्थ पोल के रहने वाले हैं। और इसके ऊपर तिलक साहब ने पुस्तक भी लिखी थी, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस के नाम से। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस के नाम से एक किताब भी लिखी थी तिलक साहब ने, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि अब कुछ लोगों ने इंडियन कहा, कुछ लोगों ने सेंट्रल एशिया कहा, तो सेंट्रल एशिया की बात क्यों मानी गई, इंडिया की बात क्यों नहीं मानी गई? सवाल है भाई, अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है ये कि भाई इंडियन ओरिजिन क्यों नहीं कंसिडर किया गया, सेंट्रल एशियन ओरिजिन को क्यों मान लिया गया कि ये ठीक है और वो नहीं है। अब हमारी टेक्निकल टीम ना गजब है। ओके, तो इसका जवाब ये है कि जब आर्यों से जुड़े हुए एविडेंसेस देखे गए, जब प्रमाण तलाशे गए, तो ज्यादा जो एविडेंसेस हैं वो हम लोगों को कहाँ के मिले? ज्यादा एविडेंसेस हमको मिले कहाँ के? सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया के जो एविडेंसेस थे पुराने भी ज्यादा थे। तो इसके आधार पर जो डिसीजन लिया गया कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया के रहने वाले हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा यहाँ पे सेंट्रल एशिया की ओरिजिन को प्रूव करते हुए, ठीक है। देखिए, यहाँ जरा स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग। अब आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे फैकल्टी चैट पर। स्टूडेंट्स, फैकल्टी चैट इज एक्टिव नाउ। सेंट्रल एशिया में आपको 2 देश मिलेंगे। एक देश है तुर्की, ठीक है, और इसी के करीब का एक देश है ईरान, ठीक है। इन 2 देशों की बात करते हैं। तुर्की का जो ओल्ड नेम था, पुराना नाम जो था इसका, ओल्ड नेम था इसका एशिया माइनर। तुर्की का ओल्ड नेम क्या था? एशिया माइनर। अब तुर्की से एक पत्थर मिला है और इस पत्थर का जो कार्बन डेटिंग से डेट मालूम चलता है करीब 1400 बीसी का है। और इस पत्थर के ऊपर में लिखा है कि जब यहाँ पर जनजातियों के बीच झगड़ा हुआ, झगड़े को सुलझाने के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आए थे। कौन कौन आया था? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आए थे इस झगड़े को सुलझाने के लिए, ठीक है भाई। अब जरा आप ध्यान से देखें तो मुख्य रूप से इंद्र और वरुण, ये ऋग्वेद में इन देवताओं का बहुत वर्णन है। सवाल यह खड़ा हुआ
कि आज से 3400 साल पहले इंद्र और वरुण को तुर्की जाने की जरूरत क्या पड़ी? भाई ऋग्वैदिक देवता है, भारत में रहते, इतना दूर क्यों चले गए भाई? वहां वहां झगड़े सुलझाने चले गए। इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से इंद्र का, वरुण का, अग्नि का कोई ना कोई संबंध है उस क्षेत्र से। अब ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर आज तो इस्लाम दिखता है, लेकिन हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वो दौर इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से बहुत पहले का दौर है। अच्छा, तो अभी यहां पर है क्या चीज? आप ईरान में उस समय जो धर्म चलता था, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, वो था पारसी। और पारसी समुदाय के जो लोग हैं, इनका एक धर्म ग्रंथ है स्टूडेंट्स, और इसका नाम है जैन अवेस्ता। क्या नाम है? जैन अवेस्ता। अब जैन अवेस्ता को जो लिखने का तरीका है वो ऋग्वेद से मैच करता है। तो नो डाउट कि जिन लोगों ने जैन अवेस्ता को लिखा होगा और जिन लोगों ने ऋग्वेद को लिखा होगा, उनके बीच कोई ना कोई संबंध तो रहा होगा। अच्छा, बात यहीं पर नहीं रुकती है, बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यूरोप लेके चलते हैं, पूर्वी यूरोप। क्योंकि भाई एशिया के करीब, जरा आप लोग बताना, अपने ज्योग्राफी के ज्ञान का जरा इस्तेमाल करिएगा, अपने ज्योग्राफी के ज्ञान का जरा इस्तेमाल करिए और जरा आप लोग मुझे बताइए कि पूर्वी यूरोप एशिया के अधिक पास है या पश्चिमी यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एशिया के करीब है या वेस्टर्न यूरोप एशिया के करीब है? जरा बताइए भाई। ओके, आप जो भी लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस कर रहे होंगे ना, देखो अब करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी बार उसका नाम ले लेता हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स ना अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वो सारे सब्जेक्ट का एक मिश्रण होता है। ठीक है, तुर्की की बात मैंने करी है अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों से, ग्रीस की बात करी थी मैंने हाल फिलहाल में आप लोगों से, और ये जो ग्रीस का क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी यूरोप का क्षेत्र ही तो है, ईस्टर्न यूरोप का ही तो हिस्सा है बच्चे, और ये हिस्सा एशिया के पास है, ग्रीस और तुर्की बड़े करीब करीब है। और आप यहाँ पर जो ग्रीस का क्षेत्र है, यहाँ रोमन सभ्यता का विकास हुआ था, रोमन साम्राज्य का विकास हुआ था, तुर्की खुद भी पहले रोमन साम्राज्य का हिस्सा रह चुका है। और जरा ध्यान से सुनना, प्राचीन रोम में जो देवता हुआ करते थे, उन देवताओं में एक देवता था जिसे देवताओं का राजा कहते थे। जी हाँ, ईसा मसीह से पहले की बात है, ईसा मसीह के पहले की बात है। सुकरात के जमाने की बातें हैं सब। और देवताओं का राजा क्या कहलाता था? ज़्यूस। बड़ी सारी मूवीज अगर आप देखेंगे हॉलीवुड की, एक मूवी है रैथ ऑफ टाइटंस, क्लैश ऑफ टाइटंस, समय हो तो कभी देखिएगा। तो जो रोमन गॉड्स हैं उनकी चर्चा है इन मूवीज के अंदर में, क्लैश ऑफ टाइटंस और रैथ ऑफ टाइटंस में। ज़्यूस देवताओं के राजा थे, और वैसे ही देवताओं के राजा भारत में भी हैं, इंद्र। अब कुछ कड़ियां जुड़ रही हैं, समंदर के देवता वहां पर भी हैं, पोसाइडन, और समंदर के देवता हमारे यहाँ भी हैं, वरुण। भाई वरुण कौन है? समंदर के देवता ही तो है। समझ गया मेरी बात को? और तुलना करने पर आएंगे तो ढेरों चीजें मिलेंगी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और संस्कृत यूरोप की भाषाओं से, जैन अवेस्ता में जो भाषा लिखी है उसके साथ में, इनके साथ मैच करती है संस्कृत। अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज कि संस्कृत जो है, संस्कृत से ही निकले हुए शब्द हैं। जैसे मात्र, मात्र से मदर निकल गया, पितृ से फादर निकल गया, भ्रात्र से ब्रदर निकल गया, ज्यामिति से ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति से ट्रिगोनोमेट्री, लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा, तो इसी आधार पर वर्तमान समय में लोग ये कहते हैं कि आर्यों का संबंध कहां से रहा है? सेंट्रल एशिया से। हो सकता है कल को अगर हमारे पास और अच्छा डेटा आए तो हम ये मान लें कि आर्य भारत के रहने वाले थे,
इट्स ऑल अबाउट द रिसर्च एंड डेटा। लेकिन अभी सेंट्रल एशिया चल रहा है, उसके पश्चिमी प्रमाण है, वही माना जा रहा है। अच्छा, अब यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कुछ एक शब्द हैं जिनके अर्थ आपको पता होने चाहिए, जैसे आर्य। आर्य शब्द का अर्थ होता है सुप्रीम। आर्य वर्ड का अर्थ होता है सुप्रीम। वेद का अर्थ होता है टू नो, जानना। उपनिषद का अर्थ होता है टू सिट नियर। टू सिट नियर, ठीक है भाई। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे चलेंगे यहाँ से। इसके बाद में हम लोग सुनो सुनो, यहाँ पर जाने के पहले जरा आप लोग मुझे ये बताओ कि आर्यों की ओरिजिन और ये बेसिक बातें समझ में आ गई? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया है तो फिर हम लोग आगे जा सकते हैं। जल्दी से बताओ। ठीक है। अवनी, जो आज का, अरे ग्रीस, अरे तुर्की के बगल में देश है, उसका नाम ही ग्रीस है। ग्रीस का वैसे ऑफिशियल नेम वो तो और नहीं सुना होगा, ऑफिशियल नेम बताऊंगा मैं। अरे हिंदी में यूनान कहते हैं, हिंदी में यूनान कहते हैं। आई थिंक सो अभी अवनी समझ में आ गया होगा। नॉर्मली हम लोग ग्रीस कह देते हैं। अच्छा, इसका ऑफिशियल नेम बिल्कुल अलग है। अब बात आ गई है तो सुन लो, हेलेनिक रिपब्लिक। ग्रीस का ऑफिशियल नाम है हेलेनिक रिपब्लिक। अरे ये तो राजधानी है आयुष, एथेंस तो कैपिटल है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लेक्चर से बात किया था मैंने, हेलेनिक रिपब्लिक कहते हैं इसको, ऑफिशियल नेम है इसका। अच्छा भाई चलिए, इसको सबको छोड़िए, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से अब। और जरा बात करते हैं ऋग्वैदिक एज की, और इसमें जो विशेषताएं हैं जरा उनकी बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक, अब ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ लिखा गया वो था ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ था? ऋग्वेद। ठीक है, अब ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। मंडल को आप लोग पार्ट कह लो, या डिवीजन कह लो, जो भी कहना है। मंडल कह लीजिए, पार्ट कह लीजिए, डिवीजन कह लीजिए, मंडल है। अच्छा, 10th मंडल जो है और पहला मंडल, फर्स्ट एंड 10th मंडल, ये लेटेस्ट है। ये क्या है? ये लेटेस्ट मंडल्स हैं। क्या है? लेटेस्ट मंडल्स हैं सारे। ठीक है, सबसे नए मंडल ये है। और ये मालूम कैसे चला हमें कि ये लेटेस्ट है? ये मालूम चलता है हम लोगों को इनकी लैंग्वेज से, भाषा से, कि इनकी जो भाषा है वो अथर्ववेद की भाषा से मिलती है। और अथर्ववेद जो है वो सबसे आखिर में लिखा गया, सबसे लास्ट में लिखा गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें मालूम चलता है कि ये जो वेद है, पहला और 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। अच्छा भाई, तो शब्दों पर ध्यान रखना मेरे। फर्स्ट एंड 10th मंडल लेटेस्ट है, तो क्यों लेटेस्ट है? लैंग्वेज पे। और लैंग्वेज कैसे? सबसे लास्ट में अथर्ववेद लिखा गया है, और अथर्ववेद की लैंग्वेज से मैच करती है फर्स्ट और 10th मंडल की लैंग्वेज। अच्छा भाई, इसके अलावा नवा मंडल देवता सोम को समर्पित है। सोम जो है वनस्पतियों के देवता थे इनके।
गॉड ऑफ हर्ब्स। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। थर्ड मंडल वाज रिटन बाय विश्वामित्र। और इसी थर्ड मंडल से इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर लिखा, देख लेंगे आप लोग। और जो थर्ड मंडल है इसी से गायत्री मंत्र को लिया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक बड़ा फेमस युद्ध है, बैटल ऑफ 10 किंग। और बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। कहां लड़ा गया था? परुष्णी, जिसका नया नाम क्या है? रावी। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, नदियों के ओल्ड नेम और न्यू नेम पूरी लिस्ट है, मैंने ऐड करवा रखी है इसी पीडीएफ में। देवताओं के नाम और काम पूछते हैं एग्जाम में, वो भी लिस्ट मैंने ऐड करवा रखी है, इसमें मिल जाएगी आपको। तो परुष्णी नदी जो है, ठीक है, आप जिसको वर्तमान में रावी कहते हैं, इसका वर्णन कहां पर है? 7वें मंडल। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। जैन व्यवस्था वाली बात मैंने बता दी है, मैक्स मिलर की बातें मैंने आपको पहले बता दी हैं बच्चों। जल्दी से बताओ, यहां तक जो सारा बताया मैंने, गायत्री मंत्र, 10वां मंडल, 9वां मंडल, मैक्स मिलर की बातें, वो सारी बातें क्लियर हैं। एक एक पॉइंट स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस निकलते हैं तो फिर बच्चे बड़ा परेशान होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पढ़ाने के बाद मेरे स्टूडेंट्स कहीं परेशान हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा भाई, इसका इंग्लिश वर्जन है, देख लेंगे वो आप लोग आराम से। ऋग्वैदिक काल में कुछ बड़े पॉपुलर से शब्द प्रयोग किए गए, जैसे कि एक शब्द आया है ऋग्वेद में, स्पर्श। इसका मतलब होता है स्पाई, जासूस। एक शब्द है बलि। बलि टैक्स होता था, और ये टैक्स जो है वॉलेंट्री था। ये टैक्स वॉलेंट्री था। ओके, चलिए थोड़ा सा और जरा देखते हैं, और बातें देखते हैं भाई। स्पर्श हो गया, बलि हो गया, भागदूत। भागदूत ये टैक्स कलेक्टर था, कि जो भी लोग टैक्स देते थे उस टैक्स को ये इकट्ठा करता था, भागदूत। ठीक है भाई। और एक यहाँ पर एक और अधिकारी का नाम मिलता है, संग्रहिता। और नहीं आदित्य, दैट इज इंद्र। वो शब्द इंद्र है बच्चे, 250 बार उसका वर्णन है। संग्रहिता ट्रेजरर था, कोषाध्यक्ष था, ट्रेजरर था संग्रहिता। ठीक है, कितने हो गए? तो 4। ठीक है। इसके अलावा एक टर्म है ऋतस्य गोपा। एक टर्म है ऋतस्य गोपा, और ये था फॉर वरुण, वरुण देव के लिए था। एक शब्द है अघन्या। अघन्या था गाय के लिए, और इसका अर्थ था कि ना मारे जाने योग्य, मतलब गाय को नहीं मारना चाहिए। लेकिन आपको एक पॉइंट जानकर ताज्जुब होगा, ठीक है, कि कुछ मौकों पर गाय की बलि दी जाती थी, और ये बात क्लियरली मेंशन है ऋग्वेद के अंदर में। और एक शब्द आता है, वैसे ये एग्जाम में बहुत कम दिखा है, पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन दिखा है, यहाँ से जो बताने जा रहा हूँ, आईएएस में क्वेश्चन आया है, बाकी एग्जाम में मुझे कहीं क्वेश्चन दिखा नहीं है। ठीक है, मैं नोट में आपको बता देता हूँ। गोहंता,
एक टर्म आया है गोहंता, ठीक है, या गोगनना, ठीक है। और ये टर्म आया है गेस्ट के लिए, अतिथि के लिए। और ये बड़ी अजीब परंपरा थी, ठीक है, कि कई मौकों पर जो है अतिथि के आने पर गाय की हत्या की जाती थी। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय जो चीज है आर्यों को वो गाय है। इवन बड़े बड़े युद्ध भी गाय के लिए ही होते थे। युद्धों को गविष्टि कहते थे, इन सर्च ऑफ काउज। मतलब कितना विरोधाभास है, कितना विरोधाभास है इन दोनों चीजों के अंदर में। जहां गाय का इतना सम्मान है, जहां गाय अर्थव्यवस्था का आधार है, गाय के लिए युद्ध हो रहे हैं, संपत्ति गाय से देखी जा रही है, वहां पर अतिथि के लिए गाय को मारने का वर्णन भी दिखाई पड़ता है। ओके, चलिए, हमें तो एकेडमिक्स में सारी चीजें पढ़नी है, तो हम सारी पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए भाई, पीयूष, हम बात करेंगे, निश्चित रूप से बात करेंगे, ठीक है। और चलिए यहां से अब इन शब्दों को विराम देते हैं और यहां से आगे चलते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जो शब्द आया है वो शब्द है इंद्र। ये आपको फ्रीक्वेंसी नहीं याद करनी है कि आप 250 वर्ड याद कर बैठे हो, ये टीचर्स वगैरह बताने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं 250 शब्द, ठीक है। अवनी, शायद आप यही एक विचारधारा रही होगी, ठीक है, कि वो अतिथि को देवता के समान मान करके जो है अतिथि के लिए कुछ भी। भाई हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन संस्कृति में तो अतिथियों के लिए लोगों ने प्राण तक दान दे दिए हैं, प्राण तक त्याग दिए। राजा, आज की कहानी जहां तक मुझे याद है, रघुवंश में एक राजा हुए थे भगवान राम के पहले, सतयुग में, जिन्होंने कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने अंग काट करके जो है दे दिए थे कि आप इस कबूतर को कुछ ना किया जाए, इसके बराबर का मांस आप मेरे शरीर का ले जाओ। तो रघुवंश की कहानियां हम सबने पढ़ी हैं। ओके, चलिए भाई, संभवतः यही विचार रहा होगा इसके पीछे, संभवतः, क्योंकि क्लियर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण नदी ऋग्वेद में सरस्वती। आप जरा एक बात और इंपॉर्टेंट जरा ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है सरस्वती, लेकिन जिस नदी का नाम सबसे ज्यादा बार लिया गया है वो सिंधु है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ज्यादा बार नाम सिंधु का आया है, इंपॉर्टेंट आप सरस्वती बता रहे हो, ऐसे कैसे? मतलब तो मैं आपको बता दूं इसका जवाब क्या है बच्चे। जवाब ये है कि जो सरस्वती है ना, इसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे नदी तमा, बेस्ट रिवर, माते तमा, नदी तमा, माते तमा, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है किसके लिए? सरस्वती के लिए, ठीक है भाई। अच्छा, ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा बार किया गया है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। समाज समानता पर आधारित था, समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, समाज बराबरी पर काम करता था, पुरुष महिला के बीच कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, एक सेकंड रुकेंगे, समानता की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बीच किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है, बराबर थे सारे के सारे वर्ण। अच्छा, पहली धातु तांबा थी, कॉपर थी, अनाज जौ था, जौ को बारले, और एग्जैक्ट वर्ड है यव। अगर एग्जाम में कहीं पूछ ले कि यव कौन सा अनाज था तो आप क्या बोलेंगे? जौ था। एक अनाज और जरा देख लो, गोधूम, नामी से समझ गया होगा, गेहूं, ठीक है, और एक अनाज व्रीहि, चावल, ठीक है। अच्छा भाई, घोड़े का प्रयोग युद्धों में करते थे, प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, दैट्स इट। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ लोहे की बात नहीं की गई है, ठीक है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात भी नहीं की गई है। सिंपल समझिए, तांबे का इस्तेमाल करके आप ना तो जंगल साफ कर सकते हो, ना तो जमीन को आप गहराई से खोद सकते हो, और ब्रॉन्ज वगैरह की जानकारी भी नहीं है।
तांबा तो मुड़ जाता है बड़े आराम से, तो भाई तांबे का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर तो आपकी नहीं चलने वाली। अब थोड़ा बहुत जो अनाज उगता था वो कैसे उगता था, भाई नदी, अगर आप लोगों ने कभी नदी के आसपास के क्षेत्र घूमे होंगे, एकदम जस्ट नदी बह रही है, उसके ठीक बगल की जमीन, तो नमी होती है उस जमीन में, नमी ज्यादा होती है और मिट्टी मुलायम भी होती है, आसानी से खुद जाती है, तो लकड़ी वगैरह से, अन्य चीजों से, और उपजाऊ भी होती है नदी के पास की जमीन, तो वहां अनाज थोड़ा बहुत उगता होगा। बट एग्रीकल्चर को मुख्य रूप से अगर कहे कि इनका मुख्य रूप से जो है एक साधन था एग्रीकल्चर, तो वो गलत होगा, वो नहीं था। अच्छा भाई, ये आप उत्तर वैदिक काल में जरा आ जाओ। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं तो लोहे का स्टार्ट हो गया। अब लोहा आया तो एग्रीकल्चर भी आई, एग्रीकल्चर आई तो पैसा आया, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो समाज में विभाजन हो गया, और समाज में विभाजन हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र के बारे में एक नई थ्योरी आ गई। हाँ बिल्कुल, लेटर वैदिक एज या पोस्ट वैदिक एज, यहाँ देखो लिखा भी है पोस्ट वैदिक एज या लेटर वैदिक एज, इंग्लिश भी साथ में लिखी है, चिंता मत करो आप लोग। और इसकी जानकारी कहां से है, पुरुष सूक्त, टेंथ मंडल, ऋग्वेद। ठीक है। अच्छा भाई, समाज 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। अब इसमें क्या कहानी है, सबसे ज्यादा इसमें बड़ा ओहदा मिला ब्राह्मणों को, फिर क्षत्रियों को, फिर वैश्य वर्ग के लोगों को, और फिर शूद्र वर्ग को। तो जो व्यवस्था पहले बराबरी पर थी, अब अगर आप उसको देखें तो उसमें सबसे बड़ा स्थान ब्राह्मण्स को मिल गया है, और सबसे छोटा स्थान किसको मिला, शूद्रों को। और अगर हम लोग महिलाओं की सब बात करें तो समाज के अंदर में पुरुषों की जो स्थिति है वो मजबूत होती चली गई, और महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई। ओके, लेकिन गिरावट को अगर इस गिरावट को वर्तमान गिरावट से कुछ लोग ऐसे मूर्खता भी कर जाएंगे, ठीक है, निश्चित रूप से आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा, ठीक है, कि जितनी महिलाओं की स्थिति आज खराब है ना, इतनी तब खराब नहीं थी। मतलब गिरावट शुरू हुई थी, लेकिन आज जो महिलाओं के साथ हो रहा है ना, आज सुबह से न्यूज देखते देखते ना दिमाग इधर फटने लगा है। तो हाथरस का मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि आजमगढ़, बलरामपुर, और अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे पास अपडेट आया है कि यूपी के अंदर में एक महिला और उसके परिवार का शव मिला है, और वो साड़ी से फांसी लगा ली है महिला ने। आज ही की न्यूज है अभी पूरे घर में। और कुछ ऐसे न्यूज चैनल हैं जो एक व्यक्ति विशेष पर बस केंद्रित होकर रह गए हैं। कभी कभी तो मतलब इतना भयानक गुस्सा भर जाता है कि मन करता है कि AK-47 दे दे मेरे को, मैं ही कुछ कराता हूँ। हालांकि गुस्सा शांत होगा, दिमाग ठंडा होगा, तो ये गलत है। ये मतलब एक फ्रस्ट्रेशन को जो है उसको दिखाने का एक बड़ा बेमानी सा जो है एक तरीका हो गया, जो मैंने अभी कहा। लेकिन इंसान क्या करे जब इतना सफोकेशन बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लेकिन मतलब आप हालात देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, या तो आप आंखें बंद कर लीजिए तो आप शांत रहेंगे, और अगर आपकी आंखें खुली हैं, दिमाग खुला है, आप दिल से संवेदनशील हैं, तो निश्चित रूप से फिर ये चीजें उद्वेलित करती हैं, ये चीजें परेशान करती हैं। ओके, निश्चित रूप से बेटा, निश्चित रूप से आदित्य। चलिए, आप पीसफुल तरीके से समस्याओं के समाधान निकले, बदलाव। आप ये बात भी सच है कि सारे बदलाव बेटा कानून नहीं कर सकता है।
बदलाव समाज के स्तर पर, अब जो मुझे समझ में आती है चीजें थोड़ा बहुत, वो ये समझ में आती है कि अब भारत राजनीतिक बदलाव पूरे कर चुका है। जी हाँ, अब राजनीतिक स्तर से किसी बदलाव की उम्मीद मत करिए, किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से मत करिए। अब जो बदलाव होंगे ना हिंदुस्तान में, उसको लीड करेगा हिंदुस्तान का जनता, हिंदुस्तान की जनता उसको लीड करेगी। और जब तक जनता लीड नहीं करेगी तब तक हम ऐसे ही ठगते रहेंगे। कभी कोई नेता आएगा, सपने दिखाएगा, धोखा देगा, कभी कोई आएगा, सपने दिखाएगा, धोखा देगा। कभी कोई कहेगा जवानी में लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो कोई कहेगा कि संस्कार खराब हो गए। ओके, तो निश्चित रूप से पीयूष, तो इसीलिए अगर मैं बात करूं तो हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा, हमें एक अच्छे समाज को बनाने की दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा समाज होता है वैसे ही लोग होते हैं, वैसे ही नेता उसको मिलते हैं। ओके, आप आगे चलते हैं। आप जरा स्क्रीन पर देखिए। सबसे प्रमुख देवता ऋग्वैदिक एज में कौन थे? इंद्र। अभी पढ़ाया है आपको, इंद्र थे। यहाँ पर कौन हो गया? प्रजापति। पोषण पशुओं के देवता थे पहले, पशुओं के देवता थे, और बाद में पोषण को शूद्रों का देवता डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, ठीक है भाई, तो यहां तक चीजें हो गई हमारी आपकी। रिया ऐप पर चेक करो बेटा, ऐप से मिल जाएगा सारा, ठीक है। चेक द ऐप। आदित्य एक सेकंड रुको, लेट मी चेक द पैनल। पैनल तो आदित्य ग्रीन है अभी तक। ओके, चलिए, आप ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये आप लोग देख लेंगे इंग्लिश वर्जन की इंफॉर्मेशन यहाँ से। अच्छा भाई, आप चलिए, मैं कुछ और जानकारियां शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ में। ये टेबल चेक कर लीजिएगा। इस टेबल में 2 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, अब 4 कॉलम, सॉरी, 1 2 3 और ये 4 कॉलम। अब सुनो, आप ये हिंदी में हो या इंग्लिश में ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो मेरे पास हिंदी की टेबल ये ठीक ठाक अवेलेबल थे, तो मैंने हिंदी की टेबल ऐड करवा दी है। उपनिषद को उपनिषद ही लिखा जाएगा, बस उसका स्क्रिप्ट चेंज कर दिया जाएगा, UPNISHAD ऐसे लिख देंगे, तो आप लोग देख लेंगे इसको इत्मीनान से। अच्छा भाई, इसके बाद में ये नदियों के नाम है, ये नदियों के नाम है, आप देख लेंगे ऋग्वैदिक नदियों के नाम और मॉडर्न रिवर्स के नेम। शतुद्री, सतलज, विपाशा को ब्यास कहते हैं, परुष्णी को रावी कहते हैं। अस्किनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अस्किनी को आज चेनाब कहते हैं। वितस्ता झेलम, वितस्ता को झेलम कहते हैं। ऋग्वैदिक देवता है इंद्र, बारिश के देवता हैं, ठीक है। वरुण जो है बादलों के देवता हैं, ठीक है। समंदर के देवता हैं, ठीक है, बेसिकली समंदर के देवता हैं। सूर्य एनर्जी के देवता हैं, अदिति देवताओं की माता है, ठीक है। और ये स्पेलिंग जो है DEITY होगा। और उषा जो है सुबह की देवी है, उषा, ठीक है। और सूर्य का जो फीमेल फॉर्म है, सूर्य का जो फीमेल फॉर्म है, ये क्वेश्चन निकला है एग्जाम में, सवित्र। जरा स्क्रीन पर देख लेंगे, सूर्य का फीमेल फॉर्म है सवित्र, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना भाई, सवित्र या सविता, ये सूर्य का फीमेल फॉर्म है, जो रेड फॉर्म होता है सुबह के टाइम पे, वो सवित्र कहलाता है। अच्छा भाई, चलिए, आप पीयूष, पता नहीं मुझे आप क्या कहना चाह रहे हो, डाउट नहीं क्लियर है आपका। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उपनिषदों के बारे में, कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक है, ठीक है। सेकंड नंबर पर छांदोग्य है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ब्रह्म शब्द कहाँ से लिया गया है? मांडुक्यो उपनिषद से लिया गया है। यम और नचिकेता का कन्वर्सेशन पूछा गया है एग्जाम में। एक्चुअली नचिकेता एक बालक था जो ये जिद कर बैठा था कि मैं सशरीर यमलोक जाऊंगा, सशरीर। तो यम देवता आया उसको समझाने के लिए कि बेटा मरने के बाद आत्मा जाती है। तो नचिकेता ने बोला कि ऐसे कैसे, इस शरीर से ही मैंने पाप पुण्य सब किया है, तो इस शरीर को कैसे छोड़ दें यहाँ पे। तो एक लंबा चौड़ा कन्वर्सेशन, नचिकेता का पूरा बैकग्राउंड है, पूरी कहानी है, पूरी कथा है। अब वो कथा ये क्लास कथा के लिए नहीं है, तो मैंने आपको उतना बता दिया है यहाँ पर।
ठीक है, ओके। तो ये कहानी है यज्ञचिकेता की यहाँ पे कठोपनिषद के अंदर में, ठीक है। और इसके अलावा ओम शब्द की जो वैल्यू है वो भी कठोपनिषद के अंदर में ही बताई गई है, यहीं पर बताया गया है, ठीक है भाई। तो ये कुछ जानकारियां हैं यहाँ पे, महाभारत के बारे में जानकारियां हैं। महाभारत के बारे में कि पहले इसको जय संहिता कहते थे, फिर भारत नाम पड़ा, फिर महाभारत नाम पड़ा। महाभारत में 18 पर्व हैं। देखो, महाभारत और रामायण ये दो इपिक है, ये महाकाव्य है भारत के। और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कविता, लार्जेस्ट, अरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। एक सेकंड, ये क्या हुआ? एक सेकंड, ओके चलिए ठीक है, रिज्यूम हो गया, ठीक है। क्या बता रहा था मैं आप लोगों को? लार्जेस्ट पोयम इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी कविता है महाभारत। 1 लाख श्लोक है इसके अंदर में, ठीक है। पहला पर्व महाभारत पर्व में बटा हुआ है। तो पहला पर्व आदि पर्व है, अंतिम पर्व पर्वतारोहण पर्व है, सबसे इंपॉर्टेंट है शांति पर्व, और भगवत गीता इसी शांति पर्व का हिस्सा है। एक बात और, वेद व्यास एक टाइटल है, वेद व्यास एक टाइटल है। तो जिन वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी उनका नाम क्या था? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न रहता है। जिन वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था उनका? कृष्ण द्वैपायन, ठीक है भाई। वेद व्यास एक टाइटल होता है वैसे, ठीक है। और जिन वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी उनका ओरिजिनल नाम था कृष्ण द्वैपायन, ध्यान रखना भाई इसको। ओके, कुछ बातें पुराणों के बारे में है, रामायण के बारे में कुछ बातें हैं, रामचरितमानस के बारे में 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे के सारे मुद्दे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं भाई। महाजनपद आज रह गए, क्लास अपनी 1 घंटे की थी, ठीक है। तो महाजनपदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अब अगले लेक्चर में, अगली क्लास के अंदर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, थैंक यू।